नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में लोकसभा उपनिर्वाचन को लेकर सोमवार को अधिसूचना प्रशासन की तरफ से जारी की गई। इसके बाद नामांकन का कार्य शुरू हुआ। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 हेतु सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र खरीदने एवं दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज पहले दिन बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम ने 3 सेट, मौलिक अधिकार पार्टी से रविन्द्रनाथ ने 1 सेट, राजीव कुमार सिंह ने निर्दलीय 2 सेट, रमाकांत यादव ने निर्दलीय 2 सेट, अल हिंद पार्टी से अमरावती पत्नी रामचंद्र ने 1 सेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मधुसूदन त्रिपाठी ने 1 सेट एवं असंख्य समाज पार्टी से पंकज कुमार यादव ने 1 सेट नाम निर्देशन पत्र खरीदा। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। हर बैरिकेडिंग स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात थी। कलेक्ट्रेट भवन के गेट पर नामांकन को जाने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यवस्था की गई थी। यहां पर कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर आने जाने दिया जा रहा था। नामांकन पत्रों की खरीदारी का काम पहले दिन से शुरू हो गया था। एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने बताया कि 6 जून तक नामांकन का कार्य जारी रहेगा। इसके बाद 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 9 जून तक नाम वापसी हो सकेगी। 23 जून को मतदान है। 26 जून को काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए बिलैसा स्थित एफसीआई गोडाउन को सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लोकसभा के उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया, जबकि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 69 लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ की सूचना आज 11 बजे जारी की गई है और नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को की जाएगी। नाम वापसी 9 जून को है। इसके बाद ईवीएम की कमीशनिंग की जाएगी। ईवीएम के इंजीनियर आ चुके हैं। ईवीएम मशीनों की फिल्सिंग की जा रही है। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। तो सर किस तरह की बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा कैसे इंतजाम किया? देखिए, यहाँ पे त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई नामांकन स्थल के लिए। प्रथम डीएफएमडी लगा के कलेक्ट्रेट में कोई व्यक्ति आएगा, उसके बाहर सारे रास्तों पे बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी व्यक्ति 200 मीटर पहले से अपने वाहन खड़ा करके पैदल आएगा। सर, मतदान कितने तारीख को है और मतगणना कहाँ पर? मतदान 23 तारीख को है। मतगणना भारतीय खाद्य निगम बेलैसा के शेड में जो गोदाम है वहाँ पे होगा। मानसिक रूप से बीमार विवाहित बेटी के पति से छोटी पुत्री की शादी कर देने पर बड़ी बेटी से हुए विवाद के दौरान गुस्साए पिता ने उसका गला घोंटकर मार डाला। साक्ष्य छिपाने के लिए उसकी बेटी ने आत्महत्या की कहानी गढ़ दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या का राज खुल गया और हत्यारा पिता अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। फूलपुर कोतवाली के सैदपुर ग्राम निवासी महेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय बाबूराम ने लगभग 3 माह पूर्व बड़ी पुत्री रंजना की शादी पवई थाना क्षेत्र के बसही अशरफपुर ग्राम निवासी बलिराम यादव के साथ की थी। रंजना की मानसिक हालत ठीक न होने के कारण ससुराल वालों ने कुछ ही दिनों बाद दवा इलाज के लिए रंजना को उसके मायके पहुंचा दिया। इस बात को लेकर वर और वधू पक्ष के बीच हुई पंचायत में महेंद्र ने अपनी छोटी पुत्री अंजना की शादी दामाद बलिराम के साथ करने की हामी भरी और बीते 13 मई को अपने दामाद बलराम यादव के साथ छोटी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद ननिहाल से घर लौटी रंजना को जब पति के साथ छोटी बहन की शादी की बात पता चली तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। बताते हैं बीते 16 मई की सुबह महेंद्र और उसकी बड़ी बेटी रंजना के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर महेंद्र ने बड़ी बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना को छिपाने के लिए उसने बेटी की शव को घर के आंगन में रख दिया और गांव के लोगों से उसकी आत्महत्या कर लेने की बात बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रंजना की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई। इस मामले में मृतका की छोटी बहन अंजना ने बीते 29 मई को पिता के खिलाफ बड़ी बहन की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। सोमवार को पुलिस सैदपुर गांव स्थित आरोपी महेंद्र के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान हत्यारोपी पिता ने बेटे की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव, जो बसई अशरफपुर थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। जब मृतका रंजना अपने घर वापस आई और उसे आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी गई है, तो वह व्यथित रहने लगी तथा इस बात पर अपने पिता के साथ अक्सर कहासुनी या वाद विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर दिनांक 16/5 को दोनों के पक्ष मध्य वाद विवाद हो रहा था, जिस पर इस महेंद्र यादव, जो उसका पिता है, द्वारा उसे धक्का दिया गया तथा बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 182/22 धारा 302 IPC पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। पुराण व इतिहास विदित है कि सुहागिनों के तप के कौशल के आगे यमराज तक ने घुटने टेक दिए और ऐसे ही कथा है सावित्री सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने अपने मृत पति को यमराज के कोप से न केवल बचाया बल्कि घर परिवार की सुख समृद्धि सुनिश्चित की। और सावित्री की उसी इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर महिलाएं प्रतिवर्ष ये विशेष व्रत करती आ रही हैं, जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। और इसी व्रत के निमित्त सोमवार सुबह से ही बरगद के पेड़ पर सुहागिनों की भीड़ रही। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विधि विधान से पूजन वंदन किया। पूजन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान बरगद के पेड़ की पूजा का विधान किया। इसे लेकर सुबह से बरगद के पेड़ पर महिलाएं उमड़ी। पूजा के लिए शहर के सभी बरगद पेड़ों के समीप विशेष साफ सफाई व सजावट की गई। महिलाएं सुबह से ही सज सवर कर घर में पकवान बनाने के बाद वट वृक्ष के नीचे पहुंची, पूजा अर्चना शुरू की। वट वृक्ष में धागा लपेटते हुए महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना कर व्रत रखा। पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने वट सावित्री की कथा का श्रवण पाठ किया। ही लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमारों अंगों वाली वह यौवनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री ऋषि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसने उपवास करके सिर पुजारी चंदा तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म में आज की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रातःकाल स्नान करके सच्चे मन से बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर 7 बार परिक्रमा करके अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किए जाने वाले व्रत से उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को आज संकल्प और मनोकामना भगवान की कृपा से पूरा होगा। ये वट सावित्री व्रत है। औरतें अपने सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं और अपने पूरे परिवार के लिए ही समझिए करती हैं और साल भर में एक बार ही आता है अमावस्या के दिन। कितनी भीड़ होती है? बहुत काफी भीड़ होती है। पूरे जिले से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ जो मन्नतें मांगी जाती पूरी सब पूरी होती है। पूजा को करने के लिए विशेष विधि विधान है, जिसका पालन सख्ती से किया जाता है। व्रत के निमित्त कोलघाट क्षेत्र स्थित वट वृक्ष के नीचे व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। विधि विधान पूर्वक पूजा करते हुए व्रत महात्मा उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि वट सावित्री की पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, मूर्तियां, धूप, दीप, घी, कच्चा सूत, चना, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। माँ सावित्री वट वृक्ष की पूजा है, उसी की व्रत कथा है। ये व्रत उसी लिए किया गया है।
ये सावित्री और सत्यवान की इसमें कथा का हम लोग वो करते हैं। जब इसमें सावित्री के इसमें बताया गया है कथा में कि जो सत्यवान थे सावित्री के पति, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो वर ढूंढती हैं तो उन्हें पंडितों द्वारा पता चलता है, बताते हैं लोग कि आपने वर तो सही ढूंढा है, लेकिन आपके पति की आयु क्या है कि दीर्घायु है, इसलिए कि आप चाहे तो इस शादी से इनकार कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया और वो अपने व्रत वर ढूंढने के डिसीजन पे एकदम वो थी, अटल थी कि हम इन्हीं से शादी करेंगे। और शादी की कुछ दिन बीता और उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने ये प्रण लिया कि हम अपने पति, जब वो यमराज उनको लेके जाने लगे तो वो पति अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज के पीछे पीछे चल दी। और जब यमराज ने उन्होंने देखा ऐसा करते हुए तो कहा कि आप 100 शरीर, आपकी दीर्घ आयु अभी है, आप अभी जीवित रहेंगी पृथ्वी पे, आपके पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए हम उनको लेके जा रहे हैं, आप 100 शरीर यमलोक में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम 100 शरीर यमलोक में नहीं जा सकते ऐसा, तो मेरे पति को आप छोड़िए, हम बिना पति के यहाँ नहीं रहेंगे। और वो पीछे पीछे हट के मारे जाती रहीं। फिर उन्होंने यमराज हार मान के कहे कि ठीक है, आप हमसे वरदान मांगिए और यहाँ से लौट जाइए। ये व्रत किसके लिए किया जाता है? ये व्रत पति के लिए किया जाता है। उस सावित्री यही की कि यमराज से अपने पति की प्राण की रक्षा की, उनकी दीर्घ आयु के लिए। और उन्होंने उस वरदान में अपने सास ससुर उनके अंधे थे, उनका धन वैभव चला गया था, उसको भी मांगा। और पुत्रवती होने का वरदान मांगा। पहले उन्होंने वरदान यही मांगा कि पुत्रवती हम हुए, तो पुत्रवती होना बिना पति के संभव नहीं था, इसलिए यमराज को उनको वापस लौटाना पड़ा। क्या चढ़ाया जाता है? इसमें बरगद चढ़ाते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। इसमें बरगद बनाते हैं हम आटे की और चीनी की लोई बना के बरगद के जैसे बनाते हैं। पूड़ी रहता है, मालपुआ रहता है और चने रहते हैं, सिंदूर और सारे श्रृंगार का सामान रहता है, ये सब चढ़ाया जाता है। आज वट सावित्री की पूजा की जाती है। आज सोमवार अमावस्या पड़ी, आज बहुत अच्छे दिन है। आज सावित्री अपने पति को बचाने के लिए व्रत करती हैं और पूजा करती हैं और यमराज से अपने पति को बचाकर ले आती हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी यमानी गांव में रविवार की देर रात 3-4 की संख्या में हमलावरों ने घर के बरामदे में सो रही गर्भवती महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक गांव के लोग मौके पर जुटते, हमलावर रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए। इस मामले में मृत महिला के पति ने गाँव की महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताई जा रही है। महाराजगंज क्षेत्र के अराजी यमानी ग्राम निवासी रामजी यादव की गांव के कुछ लोगों से भूमि विवाद को लेकर रंजिश चल रही है। इसी के चलते करीब 8 दिन पूर्व बीते 21 मई की रात रामजी यादव को गोली मारी गई। इलाज के बाद घर आ गए, जहां अभी उनका उपचार चल रहा था कि रविवार की रात रामजी की पुत्र संत विजय की गर्भवती पत्नी अंतिमा के घर के बरामदे में सोई हुई थी। फिर रात करीब 2 बजे 4 की संख्या में आए हथियारबंद लोग घर में घुस गए और बरामदे में चारपाई पर सोई अंतिमा को गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर परिवार के लोग जगे और उनके शोर मचाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल महिला को आनंद फानंद सरकारी एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध मृतका के पति का कहना है कि हमलावर मुझे मारने के इरादे से आए थे और गलतफहमी से उसकी पत्नी निशाना बन गई। संत विजय का ये भी आरोप है कि इस घटना में गांव की एक महिला का भी हाथ है। वहीं हमलावरों को परिवार के बारे में पल पल की जानकारी दे रही थी। मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर महाराजगंज थाने में गांव के तहसीलदार यादव, चंद्रशेखर यादव, उपेंद्र यादव, मोहम्मद ताहा तथा शीला देवी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुट गई। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के समीप सोमवार को दिन में मिट्टी की ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही के चलते लखनऊ से आ रही अम्बेडकर डिपो की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाने के सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास मिट्टी की ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्राली का चालक गलत साइड से अचानक हाईवे पर आ गया। इस दौरान लखनऊ से आजमगढ़ जा रही रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली में सीधी टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्राली क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खाई में चली गई। दुर्घटना देख आसपास के लोग घायलों को उपचार के लिए नजदीकी 100 शैय्या अस्पताल ले गए।
1 दर्जन से अधिक घायल मरीजों को वहां भर्ती कराया गया। शेष यात्री प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाने चले गए। घायलों में बस चालक 40 वर्षीय पवन पुत्र विश्वनाथ निवासी खदेरूपट्टी थाना तरौलिया, 28 वर्षीय निशा मिश्रा, पत्नी राम कुमार मिश्रा व 4 वर्षीय पुत्र शिवांश तथा 32 वर्षीय सुनील पुत्र राम सुभग, ग्राम सभापट्टी थाना रौनापार, 60 वर्षीय अवधेश कश्यप पुत्र रामू राम, कस्बा चिड़ैयाकोट, जिला मऊ, 21 वर्षीय विपिन कुमार पुत्र लालसा राम, ग्राम महाराजपुर, थाना कंदरापुर के निवासी बताए गए। गंभीर रूप से घायल शिवांश और सुनील को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अयोध्या से जा रहे थे आजमगढ़। अच्छा, बस कैसे एक्सीडेंट में कुछ आपने देखा बताया? वो बस में हम लोग पीछे बैठे थे और ट्रैक्टर जो है कि चढ़ा रहा था रोड पर और बस जाके टक्कर उसमें मार दी और इस पार से उस पार जब चली गई, इसके बाद हम लोग गिर करके उसी में छटपटा रहे हैं। बस कई पलटियाँ करने के बाद जाके नीचे और खाई में गिर गई हो। इसके बाद हम लोग जो है कि अब निकल करके कैसे कैसे अपना बाहर निकले। कितने लोग थे आप? साथ हमारे पास 3 नाती है हमारे, एक हमारी लड़की है, एक हम है। किसी को कोई चोट लगी? नहीं, हमें लगी और हमारी नाती को लगा, थोड़ा कान में लगा था। बस में कितने लोग रहे होंगे? पूरा बस भरी थी। पूरा बस भरी? हाँ। और घायल कहाँ गए? और लोग बताएंगे जहाँ के होंगे वो लोग बताएंगे हमको। नहीं, मतलब और घायल कहाँ गए? अस्पताल आए कि कहीं बाहर? कुछ जानकारी है आपको? और बस में और लोग घायल हुए होंगे? हाँ। कहाँ गए सब? वो हमको जानकारी नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश पर मेहनगर कस्बे के संत कबीर नगर वार्ड में सोमवार को तहसील प्रशासन व पुलिस बल की मौजूदगी में 35 वर्षों से अवैध कब्जा कर बनाए गए आधा दर्जन मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। बताते चलें कि कस्बे के हरिवंश नगर वार्ड निवासी हरदेव राय ने इस आशय का वाद दीवानी न्यायालय में दाखिल किया कि उसके भूखंड गाटा संख्या 1590 रकबा 2 एकड़ 328 कड़ी भूमि पर स्थानीय दल गज्जन राम और अन्य द्वारा कब्जा करने और कतिपय लोगों द्वारा कब्जा कर मकान का निर्माण करा लिया गया। इस मामले में पीड़ित हरदेव राय के पक्ष में मुंसिफ न्यायालय और जिला न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद भी भूखंड पर कब्जा दखल नहीं मिल सका। हार मानकर पीड़ित ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 35 वर्षों तक चले इस वाद में दिवंगत हो चुके हरदेव राय के मुकदमे की पैरवी कर रहे पौत्र सुशील राय के पक्ष में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए प्रशासन की मदद से कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया। सोमवार को तहसील प्रशासन और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 3 बुलडोजर लगाकर आधा दर्जन लोगों के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस प्रकरण में देर से मिले न्याय और कार्रवाई की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी, नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह के साथ ही मेहनगर, तरवा, रानी की सराय, गंभीरपुर एवं बरदर थाने के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। 3 पीढ़ी बाद मिले न्याय से जहां न्यायिक प्रक्रिया पर एक बार फिर लोगों का भरोसा बढ़ा, वहीं प्रशासन के दखल ने आमजन में विश्वास भी कायम किया। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल पीजी कॉलेज गेट के सामने धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना एक युवक पर भारी पड़ गया। शनिवार की रात कई लोगों के बीच भाषण का वीडियो वायरल हुआ तो वो पुलिस तक भी पहुंच गया। उसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। पकड़ा गया अब्दुल रहमान शहर के चकला पहाड़पुर का निवासी है और शिबली का निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष बताया गया। वायरल वीडियो में वो कह रहा कि मैं 80 करोड़ लोगों को पैरों की नोक पर रखता हूं। मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल रहमान ने अपने साथियों के साथ शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। नुपुर शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी की। नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान अब्दुल रहमान पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। मुसलमान की ये है कि उनके हाथ पे अगर 786 लिखा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, और अगर उन्होंने लीची की फोटो डाल दी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हमारे नबी की, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी होती है, कहने को कोई मुसलमान नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम डर गए हैं, हम सहम गए, हम बुज़दिल हो गए। इस वजह से मेरे भाई यहाँ जो खड़े हैं, आप लोग से मुअद्दबाना अपील है कि कोई भी मुसलमान का मसला हो और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मसला हो तो हमें डंके की चोट पर खड़े होना। मैं तो कहता हूँ ये 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रखता हूँ। इस मामले की शिकायत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की थी और भाषण से संबंधित वीडियो भी सौंपा था। मामले की जांच में पुलिस को आरोप में सत्यता प्रतीत हुई और भाषण देने वाले की पहचान में जुड़ गई। उसकी पहचान होने के बाद रविवार की सुबह उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। पुलिस के संज्ञान में आया कि शिबली कॉलेज के पास अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया व नफरत फैलाने की कोशिश की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 242/22
धारा 295A कायम किया गया व इस अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जनपद के कंदरापुर थाना क्षेत्र के कुआं ग्राम सभा में रविवार को सुबह एक घर के कमरे में धर्म परिवर्तन की सूचना के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी व सदस्य वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद धर्म परिवर्तन करा रहे लोग उनके समर्थक विवाद करने लगे। मामला बढ़ता देख हिंदू जागरण मंच के लोग तुरंत कंदरापुर थाने पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पुलिस पहुंच गई और धर्म परिवर्तन कराए लोगों से पूछताछ करने लगी। मौके पर धर्म विशेष की कई धार्मिक पुस्तकें व पैम्पलेट में पुलिस ने मुहरील नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आजमगढ़ में रविवार को कई स्थानों पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चिन्हित स्थानों पर लोगों को जुटाया जाता है और उनको मानसिक रूप से दूसरा धर्म अपनाने के लिए तैयार करने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले हफ्ते ही रविवार को शहर के बवाली मोड़ के समीप ऐसे ही एक घर में चर्च बनाकर धर्म परिवर्तन करने का काम कराया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एसपी सिटी ने बताया कि कंदरापुर थाना क्षेत्र में आज कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए और मामले में विधिक विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पर हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और थाना अध्यक्ष को सूचना देते हुए जब हम लोग कुआं ग्राम सभा में पहुंचे, वहां पर जब विरोध किया गया तो गांव के लोग जो वहां पर धर्म परिवर्तन करने के लिए बैठे हुए थे वो लोग हम लोग पर जानलेवा हमला करने की साजिश करने लगे। तुरंत तत्काल हम लोग एसओ को फिर फ़ोन किए, एसपी आजमगढ़ को फ़ोन किए और तुरंत थाना पूरा वहाँ पर पहुँचा और हम लोग पूरी मदद की और वहाँ से एक मोहरी नाम का था जो पास्टर है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और तकरीबन 60 से 70 महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी। अच्छा, अभी कुछ दिन पूर्व भी ऐसा मामला हो रहा था, लगातार धन परिवर्तन के मामले आ रहे हैं, तो किस तरह से संगठन और पुलिस से आप लोगों की बातचीत होती है? पुलिस आज इस बात पर हम लोग एसपी साहब से शाम को हो सकता है तो मिलकर बात करें, क्योंकि अपने आजमगढ़ जिले में लगातार ऐसे देखने को मिल रहा है। अभी हमारे संगठन हिंदू जागरण मंच के द्वारा ठंडी सड़क पर अभी किया जा रहा था, जिसका मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की हिंदू परिषद द्वारा जो है रोडवेज पे स्थित एक मकान में पाया गया था। आज यहाँ पर मतलब अपने आजमगढ़ में आए दिन आज 2-3 जगह की सूचना मिली, मौके पर हम लोग नहीं पहुँच पाए। अब आगे देखते हैं, जहाँ जहाँ होगा वहाँ हिंदू जागरण मंच पहुँचने का कार्य करेगा और अपने हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। ठीक। थाना कंदरापुर पुलिस को ये सूचना मिली कि कुआंदेव पट्टी एरिया में एक मकान में धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर धार्मिक प्रचार करते हुए मोहरिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व मौके से धार्मिक पुस्तिकाएं व पैम्पलेट्स बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध किया गया है व मोहरिल नाम की व्यक्ति की गिरफ्तारी करी गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रविवार के दिन उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद की संगठनात्मक योजना बैठक जनपद में संपन्न हुई, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 33 जिलों के प्रतिभागी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला इकाई आजमगढ़ के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने की। संगठन के स्वरूप पर विस्तार पूर्वक राष्ट्रीय मंत्री सत्यप्रकाश राय ने पूरे प्रदेश में अधिवक्ता परिषद के कार्यों की चर्चा की। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद की विगत वर्षों की चर्चा करते हुए चरण सिंह त्यागी ने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरि फोरकर ने अधिवक्ता परिषद के कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे देश में तहसील स्तर पर गरीबों को न्याय मिले, ये उद्देश्य सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन की चर्चा एवं इस बैठक की आवश्यकता पर संयोजक गौरी शंकर पांडे ने चर्चा की। बैठक में जिला संरक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, विनय मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, रतिभान सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश सिंह, दिनेश मौर्य, वीरेंद्र सिंह, रूपा गुप्ता, अवनीश कुमार सिंह, दीपक कुमार, दिवाकर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह आदि अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। का कार्यक्रम है और संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को सांगठनिक ढांचे की दृष्टि से अधिवक्ता परिषद 3 प्रांतों के रूप में ट्रीट कर रहा है। 3 इकाइयां बनाई हैं, जिसमें ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो 33 जिले हैं, जो महाराजगंज बस्ती से लेके ललितपुर झांसी तक, इनका करीब 33 जिलों का एक प्रांत बनाया है। उस प्रांत की ये पहली बैठक है। किस तरह से इसकी संरचना बनाई जाएगी, किस तरह से इसका सांगठनिक ढांचा बनाया जाएगा, इसके बारे में एक चिंतन प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण में जो विषय लीगल हैं, जो कि लॉ से रिलेटेड हैं, जो हमारे संस्कृति हमारी कल्चर से रिलेटेड है, उनको कैसे लॉ के फील्ड में संरक्षित किया जाए, कैसे समाज को परिवर्धित किया जाए, विकसित किया जाए, लॉ के क्षेत्र में कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, इन अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिल सके, किस तरह से हम जो हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं लीगल फील्ड में, उनको हम कैसे एड्रेस करें, इन सारे विषयों पे चिंतन चल रहा है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स,
24-hour रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री, प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।